तो देखें अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कूलाम्स लॉ, कूलाम नियम। देखो जो लॉ होते हैं वो पहली बात तो पूरी तरह से प्रूफ होते हैं। लॉ बनते कैसे हैं? कोई भी साइंटिस्ट पूरी थ्योरी को लेकर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेकर, स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल को लेकर लॉ बनाते हैं और ये लॉ तो बिल्कुल प्रूफ है, गलत भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत पुराने लॉ हैं, इनके ऊपर पूरा चल रहा है। एक आपने देखा ग्रेविटेशन फोर्स F प्रोपोर्शनल टू G(m1 m2 अपॉन r²। किसी बॉडी को छोड़ते हैं, अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उसको खींचती है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है। क्या अपन को दिखता है? क्या नहीं दिखता, अदृश्य फोर्स है, इनविजिबल है। ऐसा तो नहीं है अर्थ नीचे से हाथ लेकर आते चलो भाई चलो नीचे आ जाओ। तो इसी तरह का ये वाला फोर्स है। इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहले इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को अपन पढ़ेंगे। तो इसको अपन पहले पढ़ते हैं कि लॉ नियम क्या है। काफ़ी बार पूछता है कूलाम का नियम क्या होता है। तो देखो दो आवेशों के मध्य, दो आवेश, एक Q1 और एक Q2, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, दूरी पर है। इसका मास भी मैंने m कहा, इसका मास भी m, क्योंकि चार्ज है तो उसके पास मास होगा, सिंपल सी बात है भाई। तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स लगेगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। ये प्लस प्लस हो जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। अगर ये प्लस ये माइनस होगा तो आकर्षण का बल लगेगा। ये माइनस प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और देखो दोनों आवेशों के Q1 और Q2 का गुणा कर रखा है और लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के, उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के, मध्य की दूरी कितनी है बताओ? r, मध्य की दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब r का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कहाँ है ये? व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में। इसी का कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बहुत सारी लाइनें जोड़ देते हैं, लेकिन सिंपल आपको ये याद रखना है क्योंकि एक नंबर में पूछता है, आधा नंबर में पूछता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट को करते हैं, इनसे बोलता हूँ आपको फ्रॉम कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सिव, अट्रैक्शन है रिपल्सन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब F है पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा लो याद हो गया आपको। अब इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं अपन। तो दोनों को मर्ज करेंगे तो बनेगा, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो बनेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। देखो इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास भी क्या चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ये से फोर्स लगाएगा, ये से फोर्स लगाएगा F21। 1 ने 2 पर फोर्स लगाया तो किस लगाया? पहले ने दूसरे पर, तो F21। अगर 2 पहले वाले फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज, Q1 चार्ज फोर्स लगाएगा, कितना लगेगा? F12। मैंने लिखा F12 इक्वल टू F21। कहीं से पहले भी देखा है क्या आपने? हाँ देखा होगा, गुरुत्वाकर्षण में देखा होगा। जब दो अलग अलग बॉडी, दो अलग अलग मास की बॉडी, दो मास के अलग, सेम है इसका, अलग अलग भी ले सकते हैं अपन, दो डिफरेंट बॉडी एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रही है। कैसा फोर्स लगा रही है? अपोजिट फोर्स लगा रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r होती है और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? सेम है, बट डायरेक्शन कैसी दोनों की? अपोजिट। F12 माइनस F21। याद करो एक्शन रिएक्शन लॉ, गुरुत्वाकर्षण का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम देखा है अपन ने, न्यूटन्स लॉ। तो मैं कहता हूं जो कूलाम्स लॉ है वो आपका न्यूटन के नियम की पालना करता है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया
का नियम, क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। कौन सा नियम है ये? थर्ड लॉ है बेटा। तो एक बात तो मेरे दिमाग में यहाँ साफ हो गई कि कौन सा लॉ लगाएगा? एक्शन रिएक्शन लॉ लगाएगा। F12 इक्वल टू माइनस F21। इसके ऊपर और भी पढ़ेंगे आगे। ओके, अब देखो थोड़ी सी अपन और बात करते हैं, इसकी यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला बनाया हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसको अपन हाँ ऐसे भी पढ़ सकते हैं, F21 इक्वल टू F12 प्रोपोर्शनल टू Q1 प्रोपोर्शनल टू Q2 प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? F के इक्वल। तो फॉर्मूला वही वाला बन गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 F प्रोपोर्शनल टू Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये बन जाएगा वापस F12 F21 इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, अब एक बार वापस आते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² पर। इसको देखो यहाँ लगा हुआ है समानुपाती का साइन। समानुपाती को हटाएंगे, प्रपोर्शनल लगा हुआ है, प्रपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। तो मैंने लिखा F इक्वल टू, यहाँ जो K आएगा वो स्मॉल आएगा। K कैसा आएगा? स्मॉल। Q1 Q2/r²। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखते हैं K क्या है। K यहाँ पर है समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और अपन ने लॉ कौन सा काम में लिया है? अपन ने लॉ काम में लिया है कूलाम्स लॉ, इसलिए इसको बोल देंगे कूलाम्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कूलाम नियतांक। बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। लो आप समझ लो आराम से, क्या लो लगा है? दो चार्ज हैं, दोनों बीच डिस्टेंस r है। देखो इसके पास Q2 चार्ज है, इसके पास Q1 चार्ज है। अगर मान लो मैं इसको पकड़ रखा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो F21 फोर्स लगेगा। फिर इसको पकड़ रखा है, ये इसे फोर्स लगा रहा है, इसको अगर पकड़ रखता हूँ तो रुकेगा रहेगा ये। अगर इसको छोड़ दिया तो कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखना, F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। बात करते हैं हमारे K की आगे बात करते हैं अपन। अभी हमने कूलाम नियम के बारे में पढ़ा है, अब बात करते हैं अपन कूलाम नियतांक। जो अपने पास K था इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो यहाँ से अपन K लिखते हैं। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा F(r²)/Q1 Q2। ये अब देखो थोड़ा सा अपन बात करते हैं कूलाम कांस्टेंट K के बारे में बात करते हैं। कहानी क्या क्या है देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें दो केस पढ़ते हैं अपन। केस नंबर पहला है कि जब दो आवेशों के मध्य कोई भी माध्यम नहीं हो, जब दो आवेशों के मध्य कोई भी माध्यम ना हो, when two charges are situated, मतलब रखते हैं situated, when two charges are situated in a vacuum or air, two charges are situated in a vacuum or air। दो चार्ज जो हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? आपकी एयर में। जैसे मान लो एक चार्ज मेरे पास हीरा, एक चार्ज हीरा, डिस्टेंस हो गई दोनों की r, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब देखो इनके बीच में यहाँ पर
ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, या तो इनके बीच में क्या रखा हुआ है, दो आवेशों के मध्य कोई भी माध्यम नहीं हो। मतलब देखो माध्यम ना होने का मतलब ये होता है या तो यहाँ पर वायु होगा और यहाँ पर क्या होगा, निर्वात। When two charges are situated in a vacuum or air, ये अपन कह सकते हैं नो मीडियम। देखो भाई दोनों का मतलब एक ही होता है, ये जो कोई मीडियम थोड़ी है, एयर और वैक्यूम मीडियम नहीं है बेटा। एयर और वैक्यूम को अपन माध्यम या मीडियम नहीं कह सकते। तो दो चार्ज के बीच में कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी ना होगा तो भी देखो वायु या निर्वात तो होगा ही होगा। माध्यम का मतलब ये होता है पानी हुआ, गिलास हुआ, रबड़ हुई, एम्बर हुआ, रेशम का कपड़ा हुआ, कोई धातु रख दी, कोई लकड़ी का पीस रख दिया, कोई मोमबत्ती का मोम रख दिया, तो वो सब माध्यम होते हैं। यहाँ कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। तो जब कोई माध्यम नहीं होगा तो क्या होगा देखते हैं अपन एक बार। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। F इक्वल टू, यहाँ जो K है अपन पढ़ते हैं K जो है K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो K है वो कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कुछ फिक्स वैल्यू होती है। तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आप याद कर लें, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये अपन इसको निकालेंगे थोड़ी देर बाद में। K की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक बार मान लेता हूँ, इसकी यूनिट भी अपन अभी निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर माना F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा मेरे पास, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको। मतलब हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर ये नोट लगा हुआ है, इसको देखें एक बार, और यहाँ पर भी लगा दें एक बार नोट। इसको बोलते हैं F नोट। मतलब दोनों जब फोर्स लग रहा है तब उस टाइम नोट का मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, ऐसे मान लेते हैं अपन याद करने के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, मतलब ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ F नोट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कब काम आएगा, ये काम में तब आएगा जब दो चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम नहीं हो। अब देखो इसकी वैल्यू अपन ने भी देख ली है यहाँ से, तो F नोट कितना हो जाना चाहिए, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं नंबर 1 देता हूँ। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आपको नोट्स आज लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तैयार कर लेना और पढ़ाई करते रहें। एक प्रॉब्लम ये है कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, उससे किसी का भी कोई आंसर नहीं आया है। तो मैं आप सभी भी कह रहा हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट होगा ना तभी न्यूमेरिकल होंगे। गिव अप कर देते हो आप न्यूमेरिकल को। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर बनाया 2, हालांकि दोनों एक जैसी है, F नोट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो ये बना हमारे पास F नोट इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लेते हैं, इसको बना दो थर्ड इक्वेशन। अगर माना मैंने Q1 और Q2 दोनों कितने हो गए, 1 कूलम के हो गए, और जो R है वो भी कितना हो गया, 1 मीटर। मान लो इसकी वैल्यू 1 कूलम हो गई क्योंकि चार्ज है, इसकी वैल्यू भी 1 कूलम हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो क्या हो जाएगा बताओ आपके हिसाब से आंसर, F नोट हो जाएगा 9 × 10⁹, और फोर्स तो क्या आ जाएगा, न्यूटन। लेट Q1 Q2 इक्वल टू 1 कूलम, R इक्वल टू 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर कर दी। किस कभी भी 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही आता है। तो यहाँ से ये आया, ये और ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 1 हो गया, तो 9 × 10⁹। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, जब दो कोई चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है तो फोर्स कितना होता है, 9 × 10⁹। और जब दोनों चार्ज की वैल्यू कितनी हो, 1, डिस्टेंस कितनी हो, R। तो सबसे बड़ी बात तो आप ये याद रखें कि जब दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं होगा ना तो फोर्स सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स, अधिकतम बल, अधिकतम बल। फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
तो पहले मैंने आपको ये बताया, फिर अपन यहाँ पर आए। अब अपन बात करते हैं इसकी केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड क्या है? जब दो आवेशों के मध्य कोई भी माध्यम स्थित हो, जब दो आवेशों के मध्य कोई भी माध्यम स्थित हो, ठीक है भाई, when two charges are placed in presence of medium, presence of any medium। अब आता है, देखो भाई मीडियम क्या लगाते, एक मैंने चार्ज ले लिया, वही वापस Q1 और एक Q2, Q1 Q2, डिस्टेंस दोनों की R, कुछ भी मीडियम डाल दिया मैंने, कुछ भी मीडियम हो सकता है, कुछ भी मीडियम। Q1 Q2 R डिस्टेंस पर है। तो बात करते हैं मीडियम की। मीडियम में फोर्स बढ़ता है, घटता है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहले बात करते हैं, पर यहाँ पर आते हैं एक बार। मैंने यहाँ पर लिखा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये नोट था, अब मैं लगा दिया मीडियम, तो एफ एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम। यहाँ पर जीरो टाइप दिखता है, इसको बोलते हैं नॉट, और ये एम है तो इसको बोलेंगे एम। एफ एम। अब आपकी समझ में आया होगा कि यहाँ पर एम क्यों आया, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो मीडियम में लग रहा है, और यहाँ पर जो फोर्स था वो कहाँ लग रहा था, वायु निर्वात या वैक्यूम में लग रहा था। तो जब वैक्यूम में लगता है तो फॉर्मूला लगता है एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इधर देखो एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक छोटी सी चीज आपके दिमाग में सेट कर लें, एप्सिलॉन एम जो होता है इसी को एप्सिलॉन बोलते हैं, और एप्सिलॉन एम की जो होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बोलोगे तो नहीं ना, पक्का प्रॉमिस करो, ठीक है। एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब मैं कहूँ कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है, the epsilon naught and epsilon r multiply both of them equal to epsilon m। epsilon naught और epsilon r का गुणा करने पर epsilon m प्राप्त होता है। अब बात ये आती है epsilon naught को क्या बोलते हैं, epsilon m क्या बोलते हैं, epsilon r क्या बोलते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं सब कुछ बताऊँ, चिंता करने को नहीं, आपको 12th का पूरा सिलेबस यहाँ से मिलेगा, न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह सब क्लियर होंगे। आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, और बीच में एक अच्छी सी बातें बता देंगे आपको। एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा मैं अभी इसको प्रूव करूँगा कुछ देर बाद में, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कुछ ऐसा मिल रहा है आपको जो हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सर मिल रहा है ना। ये देखो
ये तो मैंने पढ़ लिया, इसको मैंने सॉल्व किया। ये जो है ये किसके बराबर है बताओ मुझे? सिंपल 1/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने? 9 × 10⁻9। तो मैंने यहां पर लिखा 9 × 10⁻9। क्या रहेगा नीचे? εr Q1 Q2/r² इक्वल टू FM। अब यहां से आपको बहुत ही मजेदार बात समझ में आएगी बेटा। F0 इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन आया। कब आया? जब दो चार्ज के बीच में वैक्यूम था, माध्यम नहीं था, निर्वात था, और दोनों के बीच डिस्टेंस r जो थी वो 1 थी। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, 1 कूलम। यहां बात करता हूं Q1 लेट माना Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, R इक्वल टू 1 मीटर। तो क्या होगा सोचो? Q1 Q2 1 1 हो गए, ये 1 का स्क्वायर 1 कितना आया? 9 × 10⁻9। कितना बचा? εr FM। साफ कर देता हूं इसको मैं। अब बात ये आती है εr कैसे रे, क्या परेशानी है? εr उस मीडियम की परमिटिविटी होती है जिस मीडियम को दोनों चार्ज के बीच में डाला जाता है। अब मैंने मान लिया इन दोनों चार्ज के बीच में अंबर डाल दिया, एमोनाइट बात कर लेते हैं, एमोनाइट डाल दिया, और एमोनाइट में εr की वैल्यू कितनी होती है? 1। सब बोलो, एमोनाइट में εr की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1 होती है, सॉरी 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो εr इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। तो 9 × 10⁻9/3। तो FM कितना फाइंड आउट हो जाएगा? 3 × 10⁹ और क्या लग जाएगा? न्यूटन। अब मुझे बताओ FM और F0 में क्या रिलेशन है? कौन बड़ा है बताओ मुझे, FM या F0? F0 बड़ा है FM से। तो याद रखें वैक्यूम में लगने वाला जो फोर्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है फोर्स ऑफ मीडियम से, चाहे वो मीडियम कुछ भी रख दें अपन। अगर मान लो यहाँ पर εr की वैल्यू 2 होती तो ये 4.5 होता, अगर मान लो 4 होती तो उसमें से डिवाइड हो जाता, ये 5 होती तो भी डिवाइड हो जाता। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें एक बार इसको। दोनों केस वापस बता देता हूँ मैं आपको। जब हमारे पास वैक्यूम होगा तो F0 इक्वल टू कितना आएगा? इतना आ जाएगा। और अगर मीडियम होगा तो F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। मीडियम होगा तो FM हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2/r²। εm होता है एप्सिलॉन के बराबर, εm इक्वल टू ε0 × εr। ये अपन प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद में। इसकी वैल्यू मैंने पूरी उठा के यहाँ रखी, एप्सिलॉन 1/4π εm ε0 × εr Q1 Q2/r²। FM इक्वल टू इस पूरी वैल्यू होती है इतनी अपॉन εr Q1 Q2/r²। FM इक्वल टू 9 × 10⁻9 εr। इस पूरे की वैल्यू मेरे पास पूरे कितनी हो गई? 1 हो गई। तो εr की वैल्यू कितनी है? मैंने 3 रखी, तो FM इक्वल टू है 3 × 10⁻9। तो मैं यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ कि F0 जो होता है वो ग्रेटर देन होगा FM के। दूसरी बात, ε0 क्या है? इसको बोलते हैं, बोलो, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन m इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। माध्यम की विद्युतशीलता।
हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं इसकी यूनिट की, इकाई की, मात्रक की। k इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ फोर्स होता है, फोर्स यूनिट होती है न्यूटन। आर डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर हो रहा है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, तो बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन चलते हैं, अब यूनिट निकालते हैं इसकी। ये जो यूनिट जो अपन ने निकाली है वो निकाली है ऐसा यूनिट। अब बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट की। देखो न्यूटन की जो सीजीएस में यूनिट होती है वो होती है डायन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लें, आपको पता है डायन कैसे लिखते हैं। मीटर को लिख सकते हैं अपन सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम होता है स्टेट कूलाम। अब के की बात और करते हैं थोड़ी सी। के इक्वल टू हमको पता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपन ने इसकी वैल्यू कैसे निकाली मैं बताता हूँ आपको। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट की भी बात करेंगे अभी। मान लो यूनिट इसकी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 10⁻12 स्क्वायर रखते हैं तो k इक्वल टू होता है 1/4 पाई 8.85 इंटू 10⁻12। ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो इसका अप्रॉक्स जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10⁻9। यूनिट मैंने आपके सामने निकाल दी है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। वापस देख लें इसका, k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वैल्यू ये कांस्टेंट है, फिक्स होती है। ये होता है 8.85 10⁻12 8.85 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। के अपन को निकालना है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई, वैल्यू पुट की एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10⁻12। डिनोमिनेटर में है, हर में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी पावर 4। पाई की होती है 3.14, 8.85 पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ से इसको सब काट पीट कर जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, ये तो के की बात हो गई। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट वी नो, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपन यूनिट की बात कर लें इसकी, हालांकि पता तो लग गया होगा आप लोगों को। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई k। कोई भी कांस्टेंट होता है उसकी ना कोई यूनिट होती है ना डायमेंशन फार्मूला होता है। के की यूनिट क्या निकाली अभी आपने देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। ये कौन सी यूनिट है प्यारे बच्चों, ऐसा यूनिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, कूलाम। कूलाम को क्या बोलते हैं अपन सीजीएस में बताओ, स्टेट कूलाम। न्यूटन को बोलते हैं बेटा डायन, और मीटर को बोलते हैं बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर है तो सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर आ गया। चलो अब इसकी बात करते हैं आगे, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीएस सूत्र। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, यूनिट आना बहुत जरूरी है, आपके सामने पता होना जरूरी है आपको क्या यूनिट होती है इसकी। तो पहले बात करते हैं अपन डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं अपन के लिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर न्यूटन।
यूनिट है ना, यूनिट से निकालते हैं फॉर्म न्यूटन। न्यूटन मतलब किसकी यूनिट है? न्यूटन, फोर्स की। फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? सीधी बात है, यहाँ से निकालो, क्या दिक्कत आ रही है। फोर्स m1 L1 T-2, r डिस्टेंस है L2, Q1 Q2 चार्ज, Q इक्वल टू क्या होता है? IT, इसकी होती है, अपने पढ़ा होगा, Q इक्वल टू होता है IT। इस 11 I एम्पियर कितनी होती है इसकी? A, T की क्या होती है? T, तो ये हो जाएगी A1 T1। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? A की कितनी हो जाएगी? A1 T1। इसी कितनी हो जाएगी? A1 T1। तो मैंने कितनी बार हो गया? 2 बार, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, इसके ऊपर 2 लगा दिया, तो K इक्वल टू बन जाएगा M1, 1 और 2 जो पावर जो मल्टीप्लाई में होती है वो ऐड हो जाती हैं, तो L1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 T-2, ये हो जाएगा A2 T2। अब देखो यहाँ देखो, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस का है, ऊपर किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है, ऊपर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इसको लिखते हैं M1 L3 T -2, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, A-2। ये किसकी बात हो गई? अपनी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, किसका? K का। अब किसका निकाल सकते हैं अपन? एप्सिलॉन का भी निकाल सकते हैं। इसका उल्टा होता है, सीधी सी बात है यार, देख लो, एप्सिलॉन की यूनिट उल्टी होती है, तो ये हो जाएगा, सीधा कर दो यहीं से, M-1 L-3 T4 A2। मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो बहुत ईजी काम है यार। एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4πk, एप्सिलॉन 4π कुछ होगा नहीं, किसकी बात करेंगे अपन? K की कितनी होती है? M1 L3 T-4 A-2। तो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? ऊपर ले जाएंगे तो M-1 L-3 T4 A2। मैंने तो ये बोली यार। तो यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला और आपकी यूनिट क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत नियतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ध्यान रखना किससे लिखा जाएगा? एप्सिलॉन R और K से। K परावैद्युत नियतांक होता है, आगे भी आएगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता किससे लिखेंगे आप? एप्सिलॉन R से। एप्सिलॉन नोट पढ़ा आपने, एप्सिलॉन M पढ़ा आपने, अब नया एप्सिलॉन R। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, एक फॉर्मूला बनाया है मैंने, एप्सिलॉन R = F0/Fm। इस फॉर्मूले से अपन इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। F0 क्या है आप बताओ मुझे? 2 चार्ज के बीच में जब मीडियम क्या होता है? वैक्यूम होता है, तब जो लगने वाला फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? F0। और जब 2 चार्ज के बीच में कुछ मीडियम होता है, तब लगने वाला जो फोर्स होता है तो उसको बोलते हैं Fm। ठीक है, तो देखो पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। 2 आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। मान लो Q1 Q2 मीडियम नहीं है कुछ भी, डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा जी? R हो गई। दूसरा चार्ज लिया मैंने Q1 Q2, डिस्टेंस R है, बट कुछ मीडियम डाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ये F0 होगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो Fm होगा। इन दोनों का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सिंपल सी बात है, निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। द रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेज इन एयर और वैक्यूम टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेज इन एनी मीडियम, ये अपन कहें फोर्थ, द रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन वैक्यूम एंड द फोर्स बिटवीन medium is called a relative permittivity। 2 चार्ज के बीच में वैक्यूम में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाला फोर्स का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। दूसरी बात ध्यान रखें, अब यहाँ से मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूँ, आपको जब मैंने शुरुआत में पढ़ाया था आज,
सबसे पहले अपन को पता है, हमको पता है एफ नोट कितना होता है, बताओ मुझे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं एफ एम कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एफ नॉट और एफ एम की वैल्यू का रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो एप्सिलॉन आर एफ नोट की वैल्यू रखो यहां पर, भाग दे दिया एफ एम का 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो भाग देना हमको आता है, सिंपल सी बात है। एप्सिलॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, गुणा कर देंगे, ये चला जाएगा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू आर स्क्वायर, ये 1 और ये Q1 Q2, इससे ये कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन आर हमारे पास आया है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। आपको याद हो मैंने यही बताया था कुछ टाइम पहले, मतलब एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। इसको अपन एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, मीडियम लगाना कोई जरूरी नहीं है, मीडियम लगाओ मत लगाओ, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ओके, तो फॉर्मूला में क्या निकालना था, एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना आया, एफ नोट अपॉन एफ एम, कितना आया, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कुल नाम वाला भी इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस बात को। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नोट अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये फार्मूला हमारे पास आया है, इस पर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं अभी जस्ट, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन इसके ऊपर। मान लो हमारे पास 2 चार्ज है, बीच डिस्टेंस आर है, चार्ज Q1 और Q2, सुनना बात हो ध्यान से। और यहाँ जो फोर्स लगता है वो लगता है अपने पास 160 न्यूटन का। सवाल समझ में आ रहा है आपको। एप्सिलॉन आर एफ नोट अपॉन एफ एम, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला हमारे सामने है, इसमें आपको एफ नोट दिया हुआ है, एफ एम आपको गिवन है, तो आप एप्सिलॉन आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, फाइंड करना है इसको। अगर मान लो ये आपको गिवन है और ये गिवन है, क्या आप ये निकाल सकते हैं क्या? अगर 3 क्वांटिटी में से अगर आपको वो 2 क्वांटिटी देता है तो आप एक तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो Q1 Q2 के बीच डिस्टेंस R है, ये कह रहा है यहाँ इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है F नोट, समझ रहा है, मीडियम नहीं है, F नोट इक्वल टू 160 न्यूटन है। अगर मान लो Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस अगर R है और यहाँ F M कितना है 40 न्यूटन, कितना है 40 न्यूटन, तो क्या आप मुझे एप्सिलॉन आर बता सकते हो कितना होगा? बताओ बेटा, पहले रखो 160 अपॉन 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी एप्सिलॉन है नीचे भी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन आर की यूनिट नहीं होती, ऊपर ही फोर्स नीचे भी फोर्स, यूनिट नहीं होगी, ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा। एप्सिलॉन आई जी डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी, आपेक्षिक विद्युशीलता बीमाहीन और मात्राहीन भौतिक राशि है। तो ये जो 4 है ये क्या बीमारी है भाई? मतलब यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है और यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है उससे 4 गुना कम हो गया, 4 गुना क्या हो गया, उससे कम हो गया। और अपन न्यूमेरिकल करते रहेंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया था आपको, मैं और एक बार देता हूँ आपको टाइम, उस वीडियो का आप ध्यान से देखना और आपको मुझे न्यूमेरिकल का आंसर चाहिए उसका।
मैं न्यूमेरिकल आपको देता रहूँगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, एफ नॉट इक्वल टू 2 न्यूटन, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 80, आपको एफ एम फाइंड करना है।